दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज से कुछ 4 महीने पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था सलीम हड्डी पे। सलीम हड्डी, वो शख्स जो बहुत ख़तरनाक तरीके से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में शार्प शूटर बन के उभरा, निकला एक छोटी सी बस्ती से। उस एपिसोड में कुछ बातें बहुत ज़रूरी जो थी वो रह गई थी, लेकिन मेरी आदत है कि मुझे खुद मालूम पड़ जाता है कि मैंने जो आज एपिसोड बनाया है ये मेरे स्टैंडर्ड के बराबर का नहीं है। तो जो कुछ मापदंड मैंने अपने लिए बना के रखे हैं उन पे मैं कुछ खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। तो 4 महीने से मैं इस काम के पीछे लगा हुआ था, दोस्तों को लगाया हुआ था काम पे, कि कहीं ना कहीं से उस शख्स की पूरी हिस्ट्री निकालिए। एक लड़का सलीम कैसे सलीम हड्डी बना और कैसे उसका नाम बड़े बड़े जो क्राइम हुए मुंबई में उनमें जुड़ा, जैसे गुलशन कुमार का मर्डर, बिल्डर कुकरेजा, ओपी कुकरेजा का मर्डर, और उसी तरह एक और बिल्डर प्रदीप जैन का मर्डर, जिस केस में अबू सलीम को उम्र कैद की सज़ा हुई, आज वो सज़ा काट रहा है। कौन था ये सलीम हड्डी? मैंने पिछले एपिसोड में बताने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आधी अधूरी थी। उसको मैं आज पूरा कर रहा हूँ। ये आप एपिसोड ये 1-2 बनेंगे शायद, ये बहुत ध्यान से सुनना। मेकिंग ऑफ अ क्रिमिनल, एक आदमी क्रिमिनल बनता कैसे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ध्यान से सुनिए इसको। मुंबई में एक इलाका है जिसको कहते हैं पांजर पुल। ये इलाका चैम्बूर एरिया जो है उसके बीचों बीच स्थित है, इन द हार्ट ऑफ चैम्बूर। वहाँ पे एक चैम्बूर सर्कल है जहाँ से एक जो रोड है वो नई मुंबई को जाती है, एक दूसरी रोड जो एक सोडा वाटर फैक्ट्री थी वो उसकी तरफ जाती है। तीसरी रोड जो है वो साइंस सर्कल की तरफ जाती है। चौथी रोड जो है वो माहौल की तरफ जाती है, और 5वीं जो रोड है वो फ्री वे एक नया बना है, वो आगे प्रतीक्षा नगर बडाला बीटी चली जाती है। वो बहुत बिजी जंक्शन है और उसके बीचों बीच एक शिवाजी महाराज का पुतला भी बना हुआ है। उसके ऊपर फ्री वे का आजकल एक नया ब्रिज भी बन गया है। पहले जो वो कॉर्नर था पांजर पुल का कॉर्नर, जहाँ पे एक ज़माने में एक सरदार जी की टायर रीट्रेडिंग फैक्ट्री हुआ करती थी, उस फैक्ट्री के साथ लग के एक टेलीफोन का पीसीओ का बूथ हुआ करता था। उसके थोड़ा आगे जाके एक बहुत बड़ा गराज था जिसमें डेंटिंग, पेंटिंग और मैकेनिकल वर्क जो गाड़ियों के होते थे वो किए जाते थे। और वो जो गराज था वो सलीम हड्डी के पिता का था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आजकल वो एरिया पूरा खाली हो चुका है, वहाँ पे रीडेवलपमेंट चल रही है। सलीम हड्डी का बाप अपनी फैमिली के साथ एक नई बनी बिल्डिंग में उसी एरिया में रह रहा है, लेकिन उस बिल्डिंग के लोगों को ये नहीं पता कि ये शख्स उसी सलीम हड्डी का बाप है जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए थे, तो इसलिए उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। वो गैराज इतना बड़ा था कि उसमें रात को लोग अपने ट्रक, टेम्पू, ऑटो रिक्शा खड़े करने के लिए सलीम हड्डी के बाप को किराया दिया करते थे। आप अंदाज़ा लगा लो कितनी खाली जगह उस गैराज के अंदर होगी जहाँ पे बाहर के व्हीकल किराए पे पार्किंग किया करते थे। तो एक तरीके से खाते पीते घर का आदमी था वो। पहले जो बोला जाता था कि बहुत गरीब घर से आया था, वो बात सही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए ये आज का एपिसोड मैं सलीम हड्डी से
दोबारा बना रहा हूँ। तो वहाँ का जो बचपन सलीम हड्डी का निकला, क्योंकि उसका बाप पैसे वाला आदमी था और सलीम हड्डी को किसी पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं थी। उस ज़माने में जो फैशन चलता था उसी किस्म के फैशनेबल कपड़े पहनता था, और उसकी एक जो उसको अलहदा करती थी, डिफ्रेंशिएट करती थी सोसाइटी के उस इलाके के बच्चों से, वो था इसका गले में सोने की चेन पहनना और हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनना सोने की। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि उसको कोई मजबूरी नहीं थी जुर्म की, जराइम की, क्राइम की दुनिया में जाने की। बहुत पैसा था उसके बाप के पास और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। वो मैं आपको बताऊंगा। कमाल की बात देखिए, ये किस्सा बताने की बात शुरू कैसे हुई। 2-1 महीने पहले मेरे एक दोस्त जो उस इलाके में रहते हैं, पाजरपोल इलाके में, वहाँ पे एक वो बेसिकली वो पूरी लोकेलिटी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। एक बहुत बड़ी मॉस्क भी है, हिंदू भी लोग भी हैं, एक मंदिर भी है वहाँ पे। एक मंदिर तो अभी रोड के मैं आ गया था रोड वाइडनिंग में, लेकिन आज भी रोड के बीचों बीच वो मंदिर, शनि मंदिर वहाँ पे है, एग्जिस्ट कर रहा है। वो फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस एपिसोड के साथ मैं आपको उस एरिया की एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ कि कैसे उस इलाके में पहुँचा जा सकता है। तो जो मैंने पीसीओ बूथ का जिक्र किया और वो टायर की दुकान का जिक्र किया, वो भी इस स्टोरी में बहुत अहम भूमिका रखता है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है। तो सलीम हड्डी, सलीम उस गराज ओनर का बेटा, उसके और बेटे भी थे और बेटियां भी थी, लेकिन ये चहेता बेटा था जिसको कोई कमी नहीं थी। लेकिन कैसे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, ये आप कहानी सुनिए। उसी इलाके में एक और लड़का रहता था, उसका नाम भी सलीम था, लेकिन उसका नाम के साथ जुड़ा हुआ था सलीम तुकाराम। अब सलीम तुकाराम कैसे हो सकता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जहाँ पे वो जिस चौक की मैं बात कर रहा हूँ, जिस उस चौराहे पे उस चौक के एक तरफ सलीम हड्डी के बाप का गैराज था, उसी चौक के दूसरी तरफ ड्यूक सोडा वाटर की फैक्ट्री थी एक ज़माने में बहुत बड़ी। बाद में तो उसको कोका कोला ने शायद कैंपा कोला ने टेक ओवर कर लिया, तो आज कुछ और हो गया। तो उसके साथ एक शिवसेना प्रमुख हुआ करते थे उस इलाके के, उनका नाम था तुकाराम। तो जो शिवसेना प्रमुख का जो ऑफिस था, उसके साथ जो इलाका लगता था, झोपड़पट्टी थी, वहाँ पे ये सलीम रहता था। तो तुकाराम के पड़ोसी था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सलीम तुकाराम। बड़ा ख़तरनाक किस्म का शख्स था और अपने इलाके में वो जूनियर मनिया सुरवे करके मशहूर था, क्योंकि उसकी हाइट, बॉडी, डेयरिंग और हेयर स्टाइल, क्रू कट रखना, आगे से बाल बड़े लेकिन सर के पीछे वाले हिस्से से छोटे रखता था, तो उसको जूनियर मनिया सुरवे कहा जाता था। उसी किस्म का फिज़ीक, तकड़ा फिज़िकली, और उसके किस्से मैं आपको बताऊंगा आज नहीं तो कल के एपिसोड में। जो उस ज़माने के जो क्राइम ब्रांच के हेड थे उस इलाके के, फतेह सिंह गायकवाड़, उनसे आज मेरी लंबी चौड़ी बात हुई है। 2 बार उनके साथ इस जूनियर मनिया सुरवे उर्फ सलीम तुकाराम की हाथों-पाई हुई है। एक बार तो एक पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह उसने जकड़ दिया था, कैसे छुड़ाया गया ये किस्सा मैं कल सुनाऊंगा। आज बात करेंगे सलीम हड्डी की बेसिकली। तो एक सलीम हड्डी, एक उसका ख़ास दोस्त सलीम तुकाराम, और एक तीसरा इनका दोस्त था पप्पू इसहाक शेख। वो उसी इलाके का रहने वाला था, कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्ती थी इनकी आपस में। एक और भी शख्स था, उसका नाम मैं आज नहीं लूँगा, कल बताऊँगा। सो दोस्तों, आप देख रहे हो ये वही चौक है चबूर का, जहाँ पे शिवाजी महाराज का पुतला भी लगा हुआ है। ये बहुत बिजी चौक है। जो ये बिल्डिंग आप राइट साइड में देख रहे थे, इसके पीछे ही वो ड्यूक फैक्ट्री थी,
जहाँ पे सलीम तुकाराम शिवसेना प्रमुख के घर के पास रहता था। ये पांजरपोल उसके घर के ऑपोजिट साइड का ये सीन है। बहुत बिजी एरिया है, पहले भी था और आज भी है। ये एरिया जो आप देख रहे हो वही एरिया है जहाँ पे सलीम हड्डी, पप्पू इसहाक शेख और सलीम तुकाराम रहते थे। और ये रोड है जो उसके घर की तरफ जाती है। तो एक मैं स्टिल फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ ताकि उस रोड से आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे सलीम हड्डी का घर था। ये वो सड़क है जो सीधी 100 गज आगे जाएंगे तो सलीम हड्डी का वो पुराना घर था जो आज रीडेवलपमेंट हो रहा है। वो रीडेवलपमेंट के जो कुकरेजा बिल्डर का जो बोर्ड लगा है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुकरेजा बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जो भोलेनाथ नगर की रीडेवलपमेंट का जो उन्होंने अपना नोटिस लगाया है, उसकी फाउंडेशन अभी उन्होंने ले डाउन की है। फाउंडेशन का एरिया बन गया है, उसके ऊपर अभी टावर बनेंगे और लोगों के रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ये 4 लोगों की आपस में दोस्ती स्कूल से लेके उसके बाद तक एक ही इलाके में रहते थे, काम करते थे और वहाँ से मिलना जुलना इनका आगे कैसे बढ़ता है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हुआ कुछ ऐसे कि 92 के मिडल में, मई जून में दिल्ली में कुछ मारुति वैन, उस ज़माने में ओमनी और मारुति 800, इन गाड़ियों की बहुत सारी चोरियां हुई दिल्ली शहर के अंदर। और वहाँ की पुलिस ने तहकीकात करते करते उनको पता चला कि उनमें से तकरीबन 15-16 गाड़ियाँ मुंबई में ले जा के बेची गई हैं और मुंबई में इन गाड़ियों की उन दिनों में ब्लैक होती थी। तो उसका पीछा करते करते उन गाड़ी चोरों का वहाँ पे जो कुछ लोगों से दिल्ली पुलिस ने राब्ता कायम किया, तो उनके थ्रू उनको पता चला कि मुंबई में एक किसी आदमी का रिश्तेदार गराज चलाता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, लोकल आदमी है और उसका अपना गराज है। वो शख्स को और नहीं था, सलीम हड्डी का बाप ही था। तो करते करते पुलिस वालों ने वो 15 गाड़ियाँ ढूंढी और अब ये था कि उन गाड़ियों को वापस दिल्ली लेके जाना था और उसके लिए उनको 15 ड्राइवर तो गाड़ी चलाने वाले चाहिए थे, 3-4 स्पेयर ड्राइवर चाहिए थे जो रास्ते में कहीं एक ड्राइवर को नींद आ जाए तो उसको रिलीफ देने के लिए। तो उन्होंने 20 ड्राइवर ढूंढने शुरू किए। उसके लिए दिल्ली पुलिस ने सलीम हड्डी के बाप की हेल्प ली कि हमें आप ड्राइवर दीजिए, हम ये गाड़ियाँ दिल्ली लेके जानी है जो हमने रिकवर की है, चोरी की हुई थी, जो दिल्ली से आई थी, नंबर प्लेट बदली करके मुंबई में चल रही थी। तो सलीम के बाप ने जो लोग काफ़ी 4-5 ड्राइवर जो अरेंज किए, बाकी और लोगों ने किए, उनमें से उसने सलीम हड्डी को भी भेज दिया कि ये मेरा बेटा मैकेनिक भी है, गाड़ी भी चला लेता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको हेल्प भी करते का, इसको भी साथ पे ले जाइए और जो पैसे आपने बाकी लोगों को देने हैं इसको भी दे देना। तो सलीम हड्डी पहली बार दिल्ली पुलिस के साथ चोरी की रिकवर की हुई गाड़ियों का ड्राइवर बन के मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होता है। ये सलीम हड्डी की कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो रास्ते में गुजरात बॉर्डर, जब गुजरात में जब एंटर करते हैं, राजस्थान में एंटर करते हैं, तो जयपुर के थोड़ा पहले कोई राजस्थान पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी थी। तो कुछ हुआ ऐसे कि सबसे पहली गाड़ी जो थी जो यहाँ से लेके जा रही थी दिल्ली पुलिस, वो सबसे पहली गाड़ी सलीम हड्डी चला रहा था और ये यंग लड़का था, अभी 18-19 साल की उम्र, नया नया लाइसेंस बना था, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता था, गराज था, सब पता था। तो इसके दिमाग में ये था कि मैं तो दिल्ली पुलिस का आदमी हूँ। तो जब राजस्थान पुलिस ने वो गाड़ी रोकी, इससे सवाल जवाब किया, तो
इस आदमी का राजस्थान पुलिस ऑफिसर से झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है, वो गाली गलौज में बदल जाती है, हाथोंपाई होती है और राजस्थान पुलिस सलीम हड्डी को अपने कब्जे में ले लेती है, इसको मारती भी और अपने साथ बैठा लेती है। तो जो पीछे वाली गाड़ियों में दिल्ली पुलिस के लोग थे, वो लोग आते हैं, राजस्थान पुलिस को बताया जाता है कि हम दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हैं जो चोरी की गाड़ियां रिकवर करके लेके जा रहे हैं, ये हमारा ड्राइवर है। उन्होंने जब काफ़ी बहस हुई तो अल्टीमेटली पूरी रात इसको डिटेन करके रखा गया उस पुलिस स्टेशन में लोकल। दूसरे दिन सुबह बड़े ऑफिसर्स की आपस में बात हुई, दिल्ली पुलिस की और राजस्थान पुलिस की, और दूसरे दिन दोपहर के 11-12 बजे सलीम हड्डी को छोड़ा गया। राजस्थान पुलिस ने छोड़ा, लेकिन फाइन वाइन मारा, जो भी कार्रवाई करनी थी वो की गई। वो पहला एनकाउंटर था सलीम हड्डी का पुलिस के साथ। खैर, वहाँ से छुड़ा के गाड़ियाँ ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं। उसके बाद 1-2 दिन दिल्ली में सलीम हड्डी तफरी करता है, लाल किला देखता है, वहाँ से आगरा भी चला जाता है एक दिन, ताजमहल देख के, कुतुब मीनार देख के। तो सैर करके वो आदमी वापस ट्रेन में बैठ के दिल्ली से वापस मुंबई आ जाता है और यहाँ पे आके अपने वो दिल्ली के किस्से, ख़ास तौर पे वो किस्सा जहाँ इसका राजस्थान पुलिस के साथ झगड़ा हुआ था, वो अपने दोस्तों को मज़े ले लेके चटकारे लगा लगा के सुना रहा था। वो दोस्त कौन कौन थे? वो दोस्त थे सलीम, तुकाराम, और एक दूसरा दोस्त खास था पप्पू इसहाक खान। पप्पू भी उस एरिया का रहने वाला था। तो ये दोस्तों को कुछ ऐसा लगा कि सलीम में कुछ हटके है, जो पुलिस वालों से बाहर जाके भी पंगा ले सकता है, तो ये आगे कुछ भी कर सकता है। तो इनकी आपस में और ज़्यादा दोस्ती गहरी हो जाती है और वो अक्सर पुलिस और क्राइम की बातें करने लगते हैं। हिंदी की जो फिल्में क्राइम बेस्ड होती थी वो देखना शुरू कर देते हैं। करते करते उन्हीं दिनों में जो पप्पू इसहाक खान था, उसका एक कोई रिश्तेदार था, उसकी आगे रिश्तेदारी में एक आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद हुसैन। ये मोहम्मद हुसैन कोई और नहीं, वही आदमी है जो अबू सलेम का ड्राइवर था। जो अबू सलेम को सज़ा हुई है, उसके साथ मोहम्मद हुसैन को भी सज़ा हुई है। तो उसी एरिया में, पांजरपोल में, मोहम्मद हुसैन पप्पू इसहाक शेख के चाचा की मदद से एक घर किराए पे लेता है। शायद उसके चाचा का घर ही था, झोपड़ा, घर नहीं, झोपड़पट्टी में एक कमरा किराए पे लेता है। और उसके पास थी एक मारुति 800 ब्लू कलर की गाड़ी। वो काम करता था अबू सलेम के लिए और वो गाड़ी लेके उस सोसाइटी में आता था झोपड़पट्टी में, वहीं कहीं गाड़ी खड़ी करता था और इनके साथ उसका, क्योंकि पप्पू के रिश्तेदार के घर रहता था इसलिए पप्पू से उसकी जान पहचान थी। पप्पू के थ्रू मोहम्मद हुसैन की जो दोस्ती है वो सलीम हड्डी और सलीम तुकाराम से हो जाती है। इन चारों की मिलनियाँ अक्सर बढ़ती जाती हैं और उसी इलाके में जिस पीसीओ का मैंने जिक्र किया, वो पीसीओ के मालिक एक नॉर्थ इंडिया के मुसलमान थे। शायद मलिक उनका कोई सरनेम था, पंजाबी बोलते थे बहुत अच्छी। नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के होंगे या पंजाब के एरिया के रहने वाले होंगे, बाद में मुंबई सेटल्ड हो गए। वो पीसीओ के पीछे उनका ऑफिस था, एयर कंडीशनड ऑफिस। उस ज़माने में काले कांच लगे होते थे और बाहर एक बूथ में पीसीओ था। उस गांव में बड़ी मज़े की बात है कि उस मुस्लिम लोकेलिटी में जहाँ पे ये सब लोग रहते थे, उस इलाके को किसी ना किसी तरह से कहा जाता था भोलेनाथ नगर। वहाँ पे एक मंदिर भी था भोलेनाथ का, तो उसकी वजह से शायद भोलेनाथ नगर उसका नाम था। तो उस भोलेनाथ नगर में ही ये सब
जो मैं आपको बताया, गराज, पीसीओ सेंटर और सरदार जी का टायर की रिट्रेडिंग कंपनी सब वहीं पे थी। तो ये भोलेनाथ नगर भी आपके काम आएगा थोड़ी देर के बाद। तो वहाँ भोलेनाथ नगर के उस पीसीओ में के मालिक जो मलिक साहब थे, कोई नॉर्थ इंडियन पंजाब के रहने वाले, वो कोई बड़ी सेटिंग थी उनकी। अक्सर मुंबई पुलिस के ऑफिसर उनके पास आते जाते रहते थे और बाहर उनका वो टेलीफोन का बूथ था पीसीओ का। एक ही पीसीओ का बूथ था पूरे इलाके में, हज़ारों लोग उसको यूज़ करते थे। तो वहीं पे पुलिस के अलावा कस्टम के ऑफिसर भी आते थे और कुछ सेंट्रल एजेंसीज के लोग भी उनको मिलने के लिए आते थे। एक बैतुल्ला खान का मैंने आपको जिक्र किया था थोड़े इंसिडेंट पहले, जो खालिद पहलवान का रिश्तेदार था, वो भी वहाँ पे आता था। और मरूर खान, जिसका जिक्र हमने साबिर खान के मर्डर वाले दिन, जो अकबर लाला के साथ दो आदमी उस एम्बेसडर गाड़ी में बैठे थे, उनमें से एक मरूर खान था, वो भी पहलवान तरीका था। वो मलिक साहब को मिलने आता था। तो इतने बड़े बड़े लोग जब उस मलिक को मिलने आते थे तो पूरे इलाके में उसके नाम का एक चर्चा था। तो उसको लोग चचा, मलिक चचा कहते थे। तो वो जो अड्डा था वो लोगों के लिए एक औसम था। लोग बड़ी हैरानी से, डर से उसकी तरफ देखते थे। तो वहीं जो लोगों के मैसेज आने, उस जो टेलीफोन बूथ को जो आदमी चलाता था उसका नाम भी शायद सलीम था। अभी कल तक पूरा पता चल जाएगा। उसकी कहानी मैं कल वाले एपिसोड में पार्ट 2 में सुनाएंगे आपको। तो वो एक अड्डा था सबके मिलने का, बैठने का। उस टेलीफोन बूथ के पास ही, उस बूथ चलाने वाले के पास, केयर टेकर के पास सब लोग बैठे रहते थे। तो वहीं पे जो मोहम्मद हुसैन था, अबू सलेम का ड्राइवर, उसका फ़ोन आया करता था, जो बाद में पुलिस को तहकीकात से पता चला कि बहुत बार उस नंबर पे दुबई से फ़ोन आते थे। कभी छोटा शकील का फ़ोन आता था, कभी अनीस इब्राहिम का फ़ोन आता था, कभी अबू सालेम का फ़ोन आता था। लेकिन उस शख्स ने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि बैठा तो बात सुनता था, वो फ़ोन आता था वही उठाता था, मैसेज भी वो लेता था। तो वो उसके साथ क्या हुआ वो बताएंगे आपको बाद में। लेकिन उन्हीं दिनों में ये तीनों दोस्तों की दोस्ती बढ़ती गई और बाद में पता चला कि मोहम्मद हुसैन की वजह से ये तीनों लोग अबू सलेम की कंपनी में चले गए और चुपके से काम करने लगे, जिसका पूरे इलाके में किसी को पता नहीं था। और उन्हीं दिनों में इनके जो कत्लो गार्द शुरू की, इन्होंने कुकरेजा का मर्डर किया, प्रदीप जैन का मर्डर किया, गुलशन कुमार का मर्डर किया। उसके बाद जब ये भेद खुलने शुरू होते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी कहानी उस मोहम्मद हुसैन की वजह से शुरू हुई थी। उसकी गाड़ी में घूमते थे। एक बार उस ज़माने में डर फिल्म रिलीज़ हुई थी, वो देखने ये लोग गए और वहाँ पे थिएटर में कुछ लोग फिल्म में उल्टी सीधी कमेंटबाजी कर रहे थे और इन तीनों चारों ने मिलके वो थिएटर में बहुत बड़ा बवाल किया। वो गड़बड़ करने वाले लोगों को मारा। वहाँ पे पुलिस के आने के पहले, पुलिस आई बाद में, आने के पहले ये चारों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और अब आपको कल इन चारों दोस्तों का क्या हुआ, कैसे पकड़े गए। हाँ, एक बात आपको आज बता देता हूँ आपको, जो मैं आपने जो इसके साथ में जो तस्वीरें देखी हैं आपने, कि एक उसमें जो गराज था सलीम हड्डी के बाप का, वो जो जगह थी बहुत बड़ी थी। वो जगह को आज से 2 साल पहले उसी बिल्डर ने खरीदा है, उसी बिल्डर की कंपनी ने खरीदा है जिस बिल्डर की हत्या सलीम हड्डी ने की थी, ओपी कुकरेजा। आज उसी प्लॉट को रीडेवलप कर रही है उसी कुकरेजा की कंपनी,
कुकरेजा बिल्डर्स। और उन्होंने ऑलरेडी सलीम हड्डी के बाप को कहते हैं कि 4.5-5 करोड़ रुपया दे के उसका प्लॉट खाली करवाया, और इसका बाप वो पैसा लेके आज नज़दीक ही बनी एक नई बिल्डिंग में रह रहा है। ये बिल्डर को मारने की कहानी और उसी बिल्डर का इनका घर खरीदने की कहानी, पूरी कहानी आपको कल सुनाई जाएगी। इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।